नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। योगी मंत्रिमंडल विस्तार और 4 एमएलसी के नामों और जातियों के सामने आने के बाद ये साफ हो गया है कि बीजेपी अमित शाह के 2017 की रणनीति की राह पर है। एक बार फिर से बीजेपी की रणनीति अगले 3 महीनों के भीतर यूपी में भगवा माहौल बनाने की है। बीजेपी ने सामाजिक समीकरण और गठबंधन का बड़ा गुलदस्ता बनाने की दिशा में अपने कदम बढ़ा दिए हैं। बीजेपी को पता है कि माहौल बनाना और जमीनी स्तर पर उसे वोटों में तब्दील करवा पाना आसान नहीं होता है और इसीलिए पार्टी ने खुद को के मुकाबले में आगे रखने और चुनाव के बाद के समीकरणों को देखते हुए कारगर रणनीति पर काम करना तेज कर दिया है। बीजेपी उत्तर प्रदेश को 6 जोन के लिए अलग अलग चुनाव और संगठन प्रभारी की देखरेख में चुनावी रणनीति पर काम कर रही है। बीजेपी की रणनीति त्रिस्तरीय है। एक तरफ पार्टी पूरी तरह से जातीय समीकरणों को साध रही है तो पश्चिमी यूपी में ध्रुवीकरण की राजनीति भी चल रही है। तीसरी तरफ विकास का मुद्दा साथ साथ चल रहा है। बीजेपी जनता की उस नब्ज की था रही है और मैसेज देने की कोशिश है कि पिछली सरकारों में केवल मुसलमानों और यादवों की सुनवाई होती थी, वहीं बीएसपी से एक समान दूरी रखी जा रही है। साथ ही कांग्रेस को निशाना तो बनाया जा रहा है लेकिन टारगेट पर समाजवादी पार्टी है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को एहसास हो गया है कि अब उनको जनता ने नकार दिया है, जमीन उनकी खिसक चुकी है, तो मंत्रिमंडल में विस्तार करके वो जाति समीकरण साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने जो 4.5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो दर्द झेला है, वो वोट के माध्यम से 2022 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ के फेंक देगी और बाईसाइकिल की सरकार होगी। चुनाव से मात्र कुछ समय पहले मंत्रिमंडल का विस्तार करके भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय योगी जी ने अपने डर का ही परिचय दिया है। कहीं ना कहीं इनके दल में उपजे असंतोष का परिचय दिया है और इस असंतोष को ढकने के लिए जिस प्रकार की कोशिश की गई है, उससे यह असंतोष और बढ़ेगा। आज की डेट में यह मंत्रिमंडल का विस्तार जनता के लिए नहीं, इनके अपने कार्यकर्ताओं के लिए, पार्टी हॉपर्स के लिए एकमात्र कैबिनेट में आने का रास्ता मात्र रह गया है। योगी मंत्रिमंडल जातीय समीकरण साधने की कोशिश कर रहा है। मुझे इस संदर्भ में ये कहना है, यद्यपि राष्ट्रीय लोकदल जाति की राजनीति नहीं करता, केवल किसानों, मजदूरों, मजलूमों और कामगारों की राजनीति करता है, लेकिन अगर ये देखा जाए कि क्या कोई एक व्यक्ति संपूर्ण जाति विशेष का चेहरा हो सकता है, असंभव। विभिन्न विचारधाराओं के लोग होते हैं और सब पढ़े लिखे हैं, अपने दिमाग से सोचते हैं। अगर जतिन प्रसाद जी को ही ले लिया जाए कि ब्राह्मण चेहरा, ठीक है, अच्छी बात है, ब्राह्मण चेहरा हैं, लेकिन भाजपा शासन में ब्राह्मणों पर SC/ST मुकदमे सबसे अधिक कायम हुए, ब्राह्मणों के इनकाउंटर सबसे ज़्यादा हुए। और अगर ये देखा जाए कि भाजपा में ब्राह्मणों की कदर कितनी है, तो इसका पता आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी से जाना जा सकता है कि उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया। योगी सरकार ने जो अपना कैबिनेट विस्तार किया है वो महज एक चुनावी विस्तार है और जो संविदा पे मंत्री आए हैं, जब तक वो अपने कार्यालय में जाकर अपने कार्यालय और अपने मंत्रालय का कामकाज समझेंगे तब तक चुनाव आ जाएगा। और ये जनता के खून पसीने से मिले टैक्स के जो टैक्स है उसकी पूरी तरीके से बर्बादी है, क्योंकि जो सुविधाएं उनको दी जाएंगी, जो सुरक्षा दी जाएंगी, उसकी जो जवाबदेही होती है, उनके जो कार्य हैं, तब तक वो अपने कार्य कर ही नहीं पाएंगे और चुनाव आ जाएगा। ये विस्तार इनको 4 साल पहले करना चाहिए था, ताकि जो मंत्री हैं, मंत्रालय है, वो कुछ काम कर सके, जनता के प्रति जो जवाबदेही है वो पूरी कर सकें। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव को देखते हुए चुनावी फायदा लेने के लिए योगी सरकार ने जो जनता के पैसे की बर्बादी कहा जाए करने जा रही है, ये महज सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अपने फायदे के लिए इस विस्तार को विस्तारित किया है। चाहे योगी जी के मंत्रिमंडल का विस्तार हो या पिछले दिनों केंद्र में हुए मंत्रिमंडल का विस्तार हो, एक चीज आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगी, जो मोदी जी का मूल मंत्र है और जो सरकार का सिद्धांत है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसी मूल भाव के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार 4.5 साल से और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार पिछले 7 साल से लोक सेवा, जन सेवा का कार्य कर रही है।
लेकिन वो विपक्ष जिसने जनता को लूटा, जनता के हिस्से के पैसे को अपनी तिजोरियों में भरा और उनको छलने का काम किया, ऐसे लोग अनर्गल तरह की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन जनता इन सभी लोगों को पहचानती है और आने वाले वक्त में इनको मुंहतोड़ जवाब देगी। उत्तर प्रदेश में योगी मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के विपक्षी दलों की ओर से लगातार निशाना साधा जा रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि वो सबको साथ लेकर के सबके विकास के साथ आगे बढ़ रही है और आगे आने वाले दिनों में 2022 के चुनाव में आखिरकार प्रदर्शन किस तरीके से होगा, इसको लेकर के एक रणनीति यहां पर जरूर दिखाई देती है। अलग अलग राय विपक्षी दलों की हो सकती है, लेकिन सरकार की स्थितियां साफ है। भारतीय जनता पार्टी इस पर साफ कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन की तरफ से जो भी तय होता है और जो सोच विचार के बाद निर्णय किया जाता है, उसमें यही ध्यान रखा जाता है कि सबका साथ हो, सबका विकास हो। इसे राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन आखिरकार आने वाले दिनों में चुनाव है, उससे ठीक पहले योगी सरकार का मंत्रिमंडल का विस्तार और उसमें 7 चेहरे जिसके आधार पर ये एक संदेश देने की जरूर कोशिश की गई है। इसमें 1 ब्राह्मण है, 3 पिछड़ा, 2 दलित जो है उनको जगह दी गई है और इसे ही आधार मान करके 7 चेहरे ये जो है वो तय किए गए हैं। जितिन प्रसाद, छत्रपाल गंगवार, धर्मवीर प्रजापति, संजय गौड़, पलटू राम, संगीता बिंद ने शपथ ली है। तो हमारे साथ आज इसी को लेकर के हम बात करेंगे कि आखिरकार आने वाले दिनों में किस तरीके से इसका असर देखने को मिलेगा, क्या संदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोशिश की गई है इस मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ हैं, उनका परिचय मैं सबसे पहले आपके साथ करवा दूं। सुनील अर्कवंशी हमारे साथ प्रवक्ता हैं एसबीएसपी के, विवेक सिलास हमारे साथ हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, शरद तिवारी हमारे साथ हैं प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, आतिर हुसैन हमारे साथ हैं प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के और दिलीप यशवर्धन हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले शरद त्रिवेदी जी, आप ही से शुरुआत करूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर। एक क्या संदेश देने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई है? बहुत कम वक्त बचा है 5 महीने चुनाव के और उससे पहले मंत्रिमंडल का विस्तार। दूसरा, इसके साथ साथ सवाल यह भी इस बात को लेकर के भी जो विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि क्या यह महज एक राजनीतिक विस्तार है? डीएनए शुरू से रहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और इसी तर्ज पे हम लोग शुरू से काम करते आए हैं। ये जो लोग अभी चुने गए हैं, ये काबिलियत पे चुने गए हैं। ये बात अलग है कि ये अलग अलग जातियों से हैं और भाजपा ने सबसे पहले प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो है वो दलित राष्ट्रपति को चुना। भाजपा के प्रधानमंत्री ओबीसी जाति से हैं, तो जातिवाद हमने चुनाव के लिए इसका रास्ता अपनाया, ये सही नहीं है। और हालात जो है सबको मालूम है, उत्तर प्रदेश में चौतरफा विकास चल रहा है। सबसे बड़ा, मैं सिर्फ एक ही शब्द कह रहा हूं, सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन का अभियान, सबसे बड़ा सड़क बनाने का अभियान, सबसे बड़ा मेट्रो बनाने का अभियान, सबसे ज्यादा किसानों का जो काम किया गया है। अभी जैसे आपने खुद ही बताया कि 25 रुपए क्विंटल जो है वो गन्ना किसान के लिए दिया गया है और जो 93,000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का बकाया जो है वो दिया गया है और 1.5 लाख करोड़ जो है किसानों से जो खरीद है उसका डायरेक्ट उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है। और ये जो भी अभी किसान आंदोलन चल रहा है, ये शुरुआत इसकी सब लोग कह रहे थे किसान आंदोलन, हम पहले दिन से कह रहे थे कि किसान आंदोलन नहीं, ये राजनीतिक आंदोलन है। और धीमे धीमे सारी पार्टियों ने इसमें आके, आम आदमी पार्टी, अन्य पार्टियां हैं, उन्होंने आके साबित कर दिया कि कौन इसके पीछे है। हम लोग अपेक्षित वर्ग के साथ हमेशा खड़े रहे हैं और हमारे जाति और धर्म का कोई जगह नहीं है। धर्म माने हम देश के लिए, देश हमारा धर्म है, परिवार हमारा, देश हमारा परिवार है। तो हर परिवार के हर सदस्य के लिए उसके जाति और मजहब और धर्म से कोई लेना देना नहीं है। आपने देखा कि पहली बार मुसलमानों के लिए पिछले 70 साल में जो नहीं हुआ, 1.25 लाख हज यात्री जाते थे। भाजपा के नेतृत्व में पहली बार मोदी जी ने सऊदी अरेबिया के राजा से बात करके 75,000 एक्स्ट्रा हज यात्री अब जा रहे हैं। मदरसों का नवीनीकरण हो रहा है, मदरसों को कम से कम 2 कंप्यूटर हर मदरसे में दिए जाएंगे।
हर वर्ग का, हर क्षेत्र का विकास किया जा रहा है। आप किसानों का ले लीजिए, मजदूरों का ले लीजिए, किसी भी एक क्षेत्र ऐसा नहीं है जो छूटा हो। शौचालय और जो मकान दिए गए हैं या गैस के कनेक्शन दिए गए हैं, ये जाति या धर्म देख के नहीं दिए गए हैं, जी हर व्यक्ति को, हर वर्ग को दिया गया है। और हम लोग हमेशा से अपेक्षित वर्ग के साथ खड़े रहे हैं, हर समय, त्रिवेदी जी, आप ये कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार में भी जाति के आधार पर इसे नहीं देखा जाना चाहिए, सबको साथ लेकर के आप चलते हैं और उसी तरीके से प्रतिनिधित्व दिया गया है। जी ठीक है, आतिर हुसैन के पास में आना चाहता हूं। आतिर साहब, एक कमेंट जल्दी से, क्यों लगता है आपको कि ये महज एक चुनावी विस्तार है? देखिए, सारे के सारे मंत्री संविदा पे रखे गए हैं। ये खुद भी जानते हैं कि 3 महीने के अंदर अंदर आचार संहिता लग जाएगी और उसके बाद कोई भी नया मंत्री शायद अपना विभाग को भी पूरी तरीके से नहीं समझ पाएगा। अभी उन्होंने ब्राह्मणों की बात हो रही थी, उन्होंने जतिन प्रसाद साहब, ये वही जतिन प्रसाद साहब हैं जो कांग्रेस पार्टी से आए हैं, पश्चिम बंगाल के ये प्रभारी थे और ब्राह्मण चेतना परिषद करके ये ब्राह्मणों के लिए काम भी कर चुके हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि ब्राह्मण अपना नेता खुद चुनते हैं या भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों का नेता चुन के जतिन प्रसाद को पार्टी में लेके आई है? कितनी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस रही है ये हम पहले से जानते हैं, कोई इसमें छुपी बात नहीं। अभी प्रवक्ता साहब ने कहा कि रोडों का विस्तार हो रहा है उत्तर प्रदेश में, इनसे सवाल है मेरा। मैंने वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पे project.worldbank.org पे एक प्रोजेक्ट आईडी देखी जिसकी प्रोजेक्ट आईडी है P147864। इसमें $400 मिलियन के लोन की बात हो रही है और इसमें है उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो मैं जानना चाहता हूं और जनता को भी बताएं, क्या ये $400 मिलियन का लोन लेके उत्तर प्रदेश की सड़कें बन रही हैं? और रही बात सड़कों के विस्तार की, क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो स्टेट हाईवे बनाए जा रहे हैं उनके दोनों तरफ इन्होंने बड़े बड़े पीडब्ल्यूडी के नाले बना दिए हैं। ठीक है त्रिवेदी जी, जल्दी से आतिर हुसैन का जवाब दीजिए। त्रिवेदी जी, जल्दी से मुआवजे उनको मिले हैं या प्रावधान जानते हैं है या नहीं है प्रोविजन, इसके बारे में भी बताइए। लोगों के घर के पानी का निकास कैसे होगा ये भी बताइए। अभी मदरसे का भी इन्होंने कहा, मदरसे का जी आतिश साहब हो गया, मैं आ जाऊंगा वापस। मैं चाहता हूं कि सब एक एक कमेंट पूरा कर लें कम से कम। त्रिवेदी जी जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए, जो अभी 93% गंगा एक्सप्रेसवे का जमीनी भूमि अधिग्रहण हो चुका है, काम शुरू हो चुका है। मेरठ एक्सप्रेस वे खुल चुका है, ये सारे काम हो चुके हैं। जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है उस पे काम चल रहा है। सर, क्या लोन लेके बनाया जा रहा है या नहीं बनाया जा रहा है? में उसका पेमेंट कर दिया गया, वो उसका भूमि अधिग्रहण हो चुका है, ये सारे काम हो चुके हैं। ये कोई पंक्चर की दुकान नहीं बना रहे हैं, ये सड़कें बन रही हैं। इसमें वक्त लगता है, इसमें पेमेंट डीएम के कार्यालय से होता है। पीएम राज्य सरकार डीएम के को देती है, वो डीएम एक एक व्यक्ति का जमीन देख के उसको पेमेंट करता है। तो इसमें ये एक प्रक्रिया है, प्रशासनिक प्रक्रिया है। इसमें कोई ये नहीं कि हमने जमीन कब्जा कर ली और लोगों को निकाल दिया, बेघर कर दिया, ऐसी बात नहीं है। स्टेट हाईवे 51 उत्तर प्रदेश में बन रहा है। आप मुझसे वादा करिए, मैं आपको घर दिखाता हूं जो 50 से 100 साल पुराने थे, उनको उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कह के तोड़ दिया कि वो अवैध निर्माण है। आप इस बात की सुनिश्चित करेंगे कि डीएम के विरुद्ध कार्रवाई होगी अगर वो अवैध निकले? जब कोई सुन ही नहीं रहा। जमीन ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने कानून बनाया है कि अगर किसी जमीन को, सर कानून को हम जान रहे हैं, हम कानून को ठीक है। आतिश साहब ठीक है, उस पर आ जाएंगे। अभी मुद्दे पर लौटते हैं। आतिश साहब, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। आतिश साहब मैं चाहता हूँ बाकी लोग भी इंतजार करते हैं। विवेक साइलेंस जी, निजी क्षेत्र को नहीं दे रहे हैं, सरकारी त्रिवेदी जी ठीक है, इसमें आप और हम सब चलेंगे। जी त्रिवेदी का लेकिन उनका आरोप है कि किसी की सुनवाई नहीं हो रही है। विवेक साइलेंस जी, अगर हम विवेक साइलेंस जी निकलेंगे तो विवेक साइलेंस जी कैसे देख रहे हैं आप इस वक्त में चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी की ओर से योगी सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार, कैसे आप इसे देख पा रहे हैं? बीजेपी कह रही है कि वो सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, सबको प्रतिनिधित्व देते हैं, विकास के मार्ग पर चल रहे हैं। देखिए हेमंत जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको, सारे पैनलिस्ट को बहुत बहुत नमस्कार, सुबह जी। अभी मैं बहुत ध्यान से आपकी इंडिया न्यूज यूपी की रिपोर्ट जो आपने चलाई थी इस कार्यक्रम से पहले उसको सुन रहा। उसमें इंडिया न्यूज यूपी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जातीय समीकरण का दांव चल, ये अभी अभी आपके चैनल ने कहा। और दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण आपके चैनल ने कही जी
कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जातीय ध्रुवीकरण कर, ये आपके इंडिया न्यूज यूपी ने कहा, बिल्कुल सही कहा हेमंत जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जाति जनगणना की बात थी और परसों माननीय उच्चतम न्यायालय में एक हलफनामा भारतीय जनता पार्टी ने दाखिल किया केंद्र सरकार ने कि हम जातीय जनगणना नहीं करें, खासतौर से ओबीसी। देखिए ये मामला तो स्टार्ट हो गया था, इसका शुरुआत पहले ही हो गया था जब पार्लियामेंट में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने खड़े होके जातियां गिनाना स्टार्ट कर दी थी कि ये ओबीसी के हैं, ये महिलाएं हैं, ये एससी के हमने केंद्रीय मंत्री बनाए थे। ये खेल भारतीय जनता पार्टी का वहीं से शुरू हो गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि पिछले 4.5 सालों में उन्होंने कोई विशेष काम उत्तर प्रदेश में नहीं किया। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो हमारे साथ बैठे हैं आदरणीय शरद द्विवेदी, उन्होंने कहा कि ये सब लोग बहुत काबिल लोग। तो ये सवाल है कि ये काबिलियत 4 साल 7 महीने से कहां थी शरद जी? 4 साल 7 महीने में आपको इनकी काबिलियत नहीं नजर आई। जब चुनाव के 3 महीने आचार संहिता के रह गए तो आपको काबिलियत नजर आई। एक कैबिनेट मंत्री आपने बनाया, वो भी कांग्रेस से इंपोर्ट करके, चलिए अच्छा किया। 6 राज्य मंत्री आपने बनाए हैं ओबीसी और एसटी क्लास। लेकिन ये जो राज्य मंत्री हैं, ये काम तो हेमंत जी कैबिनेट मंत्री के अधीन होकर ही करेंगे ना, उनके नीचे करेंगे तो ये काम क्या कर पाएंगे? सबसे पहले ये सवाल उठता है। ये सिर्फ जातियों को साधने का प्रयास है। अगर मंत्रिमंडल विस्तार से किसानों की समस्या खत्म हो जाए, बेरोजगारी खत्म हो जाए, महंगाई पर अंकुश लग जाए, महिला उत्पीड़न जो लगातार उत्तर प्रदेश में हो रहा है वो खत्म हो जाए, भ्रष्टाचार आपने कहीं नहीं छोड़ा, चाहे 59,000 शिक्षक हो, मिड डे मील हो, बच्चों को नमक रोटी आपने ही खिलाई, पीपीई किट और मास्क और ऑक्सीजन सिलेंडर में कोरोना काल में भी आप भ्रष्टाचार से नहीं चूके, शमशान और कुंभ मेले तक को आपने नहीं छोड़ा, बाल विकास पुष्टाहार, नमक, जूता, कहां आपने भ्रष्टाचार नहीं किया? सब अगर इसकी समस्या हल कर दें ये मंत्री जो आए हैं तो ठीक है, हम स्वागत कर देते हैं। व्यापारियों की समस्या क्या है? आत्महत्या कर रहे हैं व्यापारी, उनके पास काम धंधे नहीं है, लोन ले रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं अपने घर चलाने के लिए, अपना बिजनेस चलाने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, कौन सा आपने इंफ्रास्ट्रक्चर? अभी त्रिवेदी जी बात कर रहे थे एक्सप्रेस वे। अरे समाजवादी पार्टी तो वो पार्टी थी जिसने 21 महीने में एक्सप्रेस वे बना भी दिया था और हवाई जहाज उतार भी दिया था, वो भी हरकुलिस और मिग जैसे हवाई जहाज उतार के। आप किसी ने नहीं रोका। हमको तो बहुत खुशी होती शरद जी अगर आप A380 जैसा विमान उतार के दिखाते और कहते, जनता को बताते कि हाँ देखिए हमने और कुछ बढ़ के किया। छात्र नौजवान जब आपसे नौकरी मांगते हैं तो हमारे माननीय योगी जी कहते हैं कि गुंडाई करोगे तो घर को कुर्क करा देंगे, ये तो आपका जवाब होता है। डीजल, पेट्रोल और गैस कहां पहुंच गई आप देख रहे हैं। और आपके जो प्रदेश के मुखिया हैं, जो आपके संगठन के मुखिया हैं, स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष, उनको लगता है कि उत्तर प्रदेश में तो महंगाई नहीं है। अगर ये महंगाई नहीं है तो क्या महंगाई है? आपने किसानों की बात की, आपने किसानों के लिए कहा था कि 400 रुपए गन्ने का न्यूनतम मूल्य करेंगे हम, 25 रुपए बढ़ा के किसी तरह 350 रुपए किया आपने। उसके बाद आपने कहा था 2022 तक हम किसानों की जो है आय को दुगना कर देंगे। क्या आज अगर किसानों की आय दुगना होती तो आज रेल यात्रा या फिर नेशनल हाईवे किसान जाम नहीं कर रहा होता, वो घर में बैठ के घी के दिए जला रहा होता। आपने वैसे कुछ भी काम नहीं किया। ये सिर्फ एक जाति को लेके और जातियों का समीकरण बैठा के चुनाव में जाने के लिए तैयारी है और स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है। विवेक जी, आप कह रहे हैं जातियों को साधने की कोशिश है। विवेक जी सीधा सीधा, विवेक जी, वो बुरी तरह से विवेक जी आप ये कह रहे हैं सीधा सीधा कि जातियों को साधने की कोशिश है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं आता हूं, इसका जवाब भी लेता हूं, लेकिन पहले सुनील आर्कवंशी से एक कमेंट और उसके बाद दिलीप जी के बाद हम जाएंगे। सुनील जी जल्दी से इस पर आप जवाब दीजिए, क्या मानते हैं और कैसे मानते हैं कि क्या ये संदेश महज एक जातियों को साधने के लिए है, जो मंत्रिमंडल का विस्तार है, बाकी लोग जिस तरह से कह रहे हैं कि ये चुनावी विस्तार है, आप कैसे इसे देख पा रहे हैं? सुनील जी अनम्यूट कीजिए पहले, आपकी आवाज हमें नहीं मिल रही है। जी अभी भी नहीं आ रही है सुनील जी आपकी आवाज, अनम्यूट कीजिए।
चलिए, मैं आ जाता हूं वापस आपके पास आता हूं। एक कमेंट आपकी आवाज नहीं आ रही है, कोशिश करता हूं कि इसे ठीक करवाएं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर दिलीप यशवर्धन जी है। दिलीप जी, कैसे आप इसको पूरा देख पा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का भी आपने बयान सुना, क्या उससे आप सेटिस्फाई हैं? जो वो कह रहे हैं वाकई वैसा है या कुछ और तस्वीर है जो यहां पर विपक्षी पार्टियां भी आरोप लगा रही हैं इस मंत्रिमंडल विस्तार के पीछे? हेमंत जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तो मजबूरी है कि वो उसको अच्छा कहेंगे ही कहेंगे, चाहे खराब हो, और वो अंदर से जानते भी हो कि ये खराब है और ये एक सामयिक व्यवस्था है, तब भी वो उसको अच्छा कहेंगे, जनता के हित में कहेंगे। और ये एक संसदीय प्रक्रिया है कि अगर संसद में, विधानसभा में कोई सीट खाली है तो उस सीट को भर दिया जाना चाहिए, लेकिन उस सीट को भर दिया जाना चाहिए, इसके पीछे क्या जनहित शामिल है या स्वार्थ हित शामिल है, ये देखना बहुत बड़ी चीज है। और जो वर्तमान में कल जो मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं कि भाजपा जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण साधने में बहुत माहिर है। ये आप पहले चाहे राज्यसभा की सीटें हो उसमें या पहले भी जो चुनाव में उसमें भी हम लोगों ने देखा है कि जातीय और क्षेत्रीय समीकरण भाजपा बहुत अच्छे तरीके से साधती है और इस बार भी उसने ये साधने की कोशिश की है। लेकिन ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार है ये पूर्णतः राजनीतिक रूप से है और अपने को फायदा पहुंचाने के लिए, जनता को फायदा इससे बिल्कुल भी नहीं होगा और पब्लिक मनी का वेस्ट है। देखिए 6 महीने 5 महीने रह गए हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव को, 3 महीने बाद यहाँ पर आचार संहिता लग जाएगी और इनमें से 2 लोग हैं जो ना तो एमएलए है और ना एमपी, जो एमएससी बनाया जाएगा, और अगर नहीं भी बनाया जाएगा तो उन सरकारी प्रोटोकॉल स्कीमें समझ जाएंगे, सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ जाए। इस समय जो संजय निषाद ने इसकी माइलेज दिया गया है, पंडितों के चेहरे की कमी है, ये बड़े की बात है। भारतीय जनता पार्टी सूर्य ठाकुर और पंडितों भाजपा में पंडित चेहरे की कमी है, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। जो पंडित पहले से भारतीय जनता पार्टी में बैठे हैं उनको सोचना, जो परसों से भाजपा की दरी उठा रहे हैं उनको आगे ना बढ़ा करके एक बाहर से आए हुए व्यक्ति को जिसने ताउम्र कांग्रेस में बिताई है उनको ब्राह्मण का चेहरा बना करके उन्हें मंत्री पद दे दिया और कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया। तो ये जो सारी एक्शन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस समय करी गई है वो पूरी की पूरी राजनीति से केंद्रित है। और शरद जी भी कह रहे थे कि चौतरफा विकास हो रहा है। शरद जी, चौतरफा तो छोड़ दीजिए, लखनऊ राजधानी जहां आपका भी हेड ऑफिस है वहां की सड़कें सही नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले जो बरसात हुई थी, एक एक कॉलोनी, एक एक शहर की सड़कें उखड़ गई हैं। जरा दौरा करके देख लीजिए, नहीं तो अपने कार्यकर्ताओं को भेज दीजिए और नहीं तो अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपको वास्तविक फोटो भेजता रहूंगा कि कहाँ क्या स्थिति है। विकास के नाम पर सिर्फ इतना हो रहा है कि आपका अपना विकास हो रहा है। मैं मिडिल क्लास आदमी हूँ, मिडिल क्लास आदमी का कोई विकास नहीं हो रहा है। आपने महंगाई को लेकर के कोई काम नहीं किया, आपने सामाजिक सुरक्षा को लेकर के कोई काम नहीं किया, टैक्सेशन की व्यवस्था को लेकर के कोई काम नहीं किया, नेट टैक्सेस कैसे रियलाइज होंगे उसकी कोई व्यवस्था नहीं करी। हमारे ऊपर एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स के ऊपर आप टैक्स का बर्डन बढ़ाते चले जा रहे हैं, अपना खजाना भरते चले जा रहे हैं और उससे गरीबों के नाम पर, गरीबी उन्मूलन के नाम पर फ्री पैसा, फ्री राशन देकर के वोट खरीद रहे हैं। तो हम टैक्स दे रहे हैं, उस टैक्स से आप वोट खरीद रहे हैं, हमें क्या फायदा हो रहा है? मिडिल क्लास की जनता को क्या फायदा हो रहा है? ना सड़कें मिल रही है, ना सुरक्षा मिल रही है, ना स्वास्थ्य मिल रहा है, ना पीने का शुद्ध पानी मिल रहा है, ना शुद्ध हवा मिल रही है। तो आप किस बात पर दम भर रहे हैं कि आप चौतरफा विकास कर रहे हैं? खाली हाईवे बना देने से चौतरफा विकास हो जाएगा? खाली इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कर देने से मेरा विकास हो जाएगा? मेरा रेवेन्यू बढ़ जाएगा, मेरे घर के खर्चे चल जाएंगे, मेरा भविष्य बन जाएगा, मेरा भविष्य सुरक्षित हो जाएगा? मेरे भविष्य की सुरक्षा के लिए आपने क्या किया ये बताइए। दिलीप जी, ठीक है, दिलीप जी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। दिलीप जी छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। सुनील जी का कमेंट अभी हुआ नहीं है, मैं वापस ब्रेक से लौटूंगा तो सुनील जी से भी बात करेंगे। और आपने जो सवाल, एक बार फिर से आपका स्वागत। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील अर्कवंशी, सीधा आपके पास आते हुए, क्योंकि पहले राउंड में आपका कमेंट नहीं हो पाया था, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, कैसे आप इसे देख पा रहे हैं? चुनाव से ठीक पहले यह भी कहा जा रहा कि ये राजनीतिक विस्तार है। जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। देखिए, सबसे पहले मैं ये बता देता हूं, जो ये मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है इसको कोरी बधाइयां मिल रही हैं। इसलिए बधाइयां कोरी मिल रही हैं क्योंकि ये लीडर नहीं लोडर हैं। इन लोडरों को इनका तोहफा दिया गया है मंत्री बनाकर। ये सिर्फ अपने जातियों का वोट भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इनको ये तोहफा देने का काम किया, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जब आप एक अनुपूरक बजट पास कर देते हो, उसके बाद जब आपके पास बजट नहीं है
सरकार इनको कैसे काम देने का काम करेगी? ये मंत्री जो बनाए गए कैसे जनता का काम करने का काम करेंगे? रही बात ब्राह्मण से जो उन्होंने चेहरा लिया जितिन जी का, कांग्रेस में जितिन जी ब्राह्मण की हत्याओं पर बात करते थे, ब्राह्मण की अत्याचार के ऊपर बात करते थे। क्या आज भारतीय जनता पार्टी में मंत्री पद ग्रहण करने के बाद उन ब्राह्मणों की बात करने का काम करेंगे? और आप कहते हैं कि हम जातियों की बात नहीं करते हैं, और एक तरफ आप जाति के आधार पर मंत्री बनाते हैं। तो आपकी दोहरी मानसिकता को जनता जान चुकी है। अब ये जनता बहकावे में नहीं आने वाली है। आप चाहे मंत्री पद देने का काम करें, अब जनता इस लालच में फंसने वाली नहीं। इन लोडर को के द्वारा अब वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगा। पूरी तरीके से साफ हो चुका है कि अब लोडर के बहकावे में नहीं आना है। अब लीडर के बहकावे में, जिस तरीके से आपने लीडर बनाया और कहा कि ये बढ़िया से मंत्रालय देकर इनको जनता के बीच में उतारने का काम करेंगे, मगर अब जनता कतई बहकने वाली नहीं है। पहली बात आप ये समझ लीजिए, ये किसी तरीके से कोई भी पूरी तरीके से राजनीतिक साधने को, वोट साधने को, जाति समीकरण साधने को आप ये कह रहे हैं सुनील जी कि अब जनता किसी भी राजनीतिक दल के बहकाव में नहीं आएगी जो सिर्फ जाति की बात करते हैं। हेलो, हाँ जी, आप ये कह रहे हैं कि अब जनता किसी भी ऐसे राजनीतिक दल के बहकाव में नहीं आएगी जो सिर्फ जाति की बात करते हैं। ठीक है शरद जी, ये बड़े गंभीर सवाल है कि देखिए कि विस्तार अगर आपको करना था और वाकई आप प्रतिनिधित्व देना चाहते थे, तो जैसे दिलीप जी ने अभी कहा और तमाम जो विपक्षी दल आप पर यही आरोप लगा रहे हैं कि यह सिर्फ देखिए 3 महीने का वक्त मिलेगा, वो अपना काम भी नहीं समझ पाएंगे, ऐसे में जनता को फायदा क्या होगा? देखिए, राजनीतिक दलों का और नेता का काम होता है नेतृत्व देना, उन्हें डायरेक्शन देना है। उन्हें जो काम है वो अफसर करते हैं। काम कैसे करना है, क्या कैसे सामान को कहां पहुंचाना है, किस तरह सड़कें बनानी, उसका डायरेक्शन। 4.5 साल तो आप सड़कें बना नहीं पाए, नेतृत्व देते हैं। महीने में आप क्या बना पाएंगे? सड़कें नहीं बनाने लगेंगे। आप सुन लीजिए, सुन लीजिए, बहन के साथ में बलात्कार हो रहे हैं, सुरक्षा देने का काम नहीं 4.5 साल कर पाए। सुनील जी, मैंने आपकी बात में कोई टिप्पणी नहीं करी, आप सुन लीजिए। आराम से सुन रहे थे शरद जी। तो और दूसरा, जैसे हमारे समाजवादी पार्टी से हमारे मित्र ने कहा, मैं उनको अवगत कराना चाहता हूं कि जब 17 के चुनाव से पहले 2 महीने में 900 प्रोजेक्ट का शिलान्यास रखा गया था। एक दिन में 20-20, 25-25 प्रोजेक्ट का शिलान्यास रखा गया था। वो राजनीति से प्रेरित नहीं था और उसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं था। और जो उससे पहले जो इनकी सरकार बनी थी, उसमें इन्होंने जो पुलिस में भर्ती हुई थी, 22,000 भर्ती हुई थी, जिसमें 17,500 एक ही जाति के भर्ती हो गए थे। और जो डीजी विक्रम सिंह जी के नेतृत्व में जो इंक्वायरी कमीशन हुआ था, उसमें 7 सेकंड और 16 सेकंड 28 सेकंड में इंटरव्यू करा गया है इन लोगों का। तो क्या अनियमितता हुई है, कैसे क्या हुआ था, वो सब जानते हैं। और हमारे आम आदमी से जो हमारे मित्र हैं, मैं उनको भी बताना चाहता हूं कि आप दिल्ली की सड़कें देख लीजिए। भारत के इतिहास में और दिल्ली के इतिहास में सड़कों का ये दुर्दशा जो है वो कभी नहीं हुई। पहले जब सरकारें आई थी तो 7 फ्लाईओवर बने थे, और जिस दिन वो सरकार हटी है उस दिन 47 फ्लाईओवर थे। आज कितने फ्लाईओवर दिल्ली में बने वो खुद ही बता दें। ये जाके जहां जाते हैं वहां एक दुकान सजा के बैठ देते, जी हम बिजली फ्री कर देंगे, पानी फ्री कर देंगे, 300 यूनिट। शरद जी, आप पहले की सरकार के साथ आम आदमी पार्टी की गणना कर रहे हैं, क्या ये माना जाए कि पहले की सरकार ने अच्छा काम किया था? नहीं, उत्तर प्रदेश में क्या आप ये कह रहे हैं 5 साल बाद आ रहे हैं आम आदमी पार्टी ने? उत्तर प्रदेश की जनता से इनको इतना प्रेम है कि वहां 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं और दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। तो जहां आप कर रहे हैं कम से कम वहां तो आप उनको 300 यूनिट बिजली दे दीजिए। वहां पे उत्तर प्रदेश में आज 24 घंटे बिजली आ रही, जो पहले 5 घंटे 8 घंटे बिजली आती। शरद जी आते थे, उनके साथ बत्ती आती थी, मंत्री जाते ठीक है, शरद जी ठीक है, लेकिन क्या आप ये 300 यूनिट बिजली फ्री के पक्ष में नहीं है? उत्तर प्रदेश की जनता को बिजली चाहिए और जिनको फ्री बिजली के पक्ष में नहीं है आप? पहले ही फ्री दी जा रही। शरद जी, किसानों को फ्री बिजली, आप और आपकी पार्टी क्या फ्री बिजली के पक्ष में नहीं है? 24 लाख घरों में बिजली का कनेक्शन दिया गया है।
उत्तर प्रदेश में 24 लाख घरों में बिजली का, दिल्ली में खाली आपको बिजली देनी है, जी। उत्तर प्रदेश में आपको लाइन भी डालनी है, मीटर भी लगाना है, बिजली भी देनी है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश की समस्याएं अलग हैं। आप दिल्ली से आके और एक दिन आपने कह दिया कि नहीं जी हम बिजली फ्री दे देंगे और पानी फ्री दे देंगे, और गोवा में जाके उन्होंने कह दिया। दिलीप जी ने भी सवाल उठाए थे। शरद जी, दिलीप जी का भी जवाब दे दीजिए। मैं आ जाऊंगा वापिस, एक मिनट उनका जवाब पूरा होने दीजिए शरद जी का। सुप्रीम कोर्ट ही से कैंसिल कर देगा जी। मतलब अगर हमें बरगलाना है, झूठ बोलना है जनता के सामने, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं भाई, आप बड़ी बड़ी बातें करिए, लेकिन हकीकत में मतलब सबसे ज्यादा जो वैक्सीनेशन है उत्तर प्रदेश में हुआ है, सबसे ज्यादा टेस्टिंग उत्तर प्रदेश में हुई है, विश्व का रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश में बना है। जितने अमेरिका में वैक्सीनेशन नहीं हो रहा उससे ज्यादा उत्तर प्रदेश में टीकाकरण अभियान चल रहा है। और इतनी बड़ी गंभीर समस्या से जूझने के बाद ये काम करके दिखाया है जी। लेकिन विवेक साइलेस शरद जी ये कह रहे थे कि अगर जनता की परेशानी इस मंत्रिमंडल के विस्तार से हल हो जाए तो ये अच्छा है। अब किसान आज भी भारत बंद है, महंगाई पर लगाम नहीं लग पा रही, उनका यह आरोप है। समाजवादी पार्टी का यह आरोप है कि आपने कहा था महंगाई पर लगाम लगा देंगे, रोजगार देंगे, किसानों की समस्याएं सॉल्व कर देंगे, वो सब नहीं हुआ। किसानों की समस्या नहीं है, ये जो ठेकेदार हैं और जिनके पीछे राजनीतिक दल हैं, किसान से हर जगह बात करने को तैयार हैं। जब आप ये कह रहे हैं कि या तो आप इसको वापस ले लीजिए, जो नेगोशिएशन या जो वार्तालाप होता है, दो बातें आप हमारी मान लीजिए, दो बातें हम आपकी मान लेते हैं। हमारे सर पे बंदूक रखी जा रही है, इन्होंने कह दिया है कि कोई बात मत मानना, वो कह रहे हैं कि जी पूरा वापस होगा, हम कोई चीज नहीं मानने को तैयार है। सरकार हर स्तर पे बात करने, किसानों की सरकार है, हर व्यक्ति, हर जाति का, हर पार्टी का कहीं ना कहीं, हमारे मित्र जो सपा से हैं, बसपा से, आम आदमी से, ये भी कहीं ना कहीं खेती से जुड़े हुए हैं। हम सब लोग ये किसानों की सरकार है, किसानों का देश है, तो किसानों के हित में बात ना करना का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो हमारे अपने लोग हैं, हम लेकिन अगर राजनीति से प्रेरित है और अगर राजनीतिक दल उनसे कह रहे हैं कि नहीं जी आप कोई किसी चीज पे हाँ मत करना, चाहे जो बात हो जाए आप हाँ मत करिएगा, आप कोई भी बात हो आप कह दीजिए कि नहीं जी हम मानेंगे नहीं, हम तो पूरी चीज वापस लेना चाहते हैं। किसान के खाते में सीधे पैसा ट्रांसफर हो रहा है, एमएसपी हटाया नहीं गया है, एमएसपी पे कोई भी अब उन्होंने कह दिया नहीं जी एमएसपी को आप संवैधानिक रूप दे दीजिए, ये जब सड़क पे उतरने के बाद आया है। अब ये कल कोई नया मुद्दा लेके खड़े हो जाएंगे कि जी आप मानना नहीं है हमें किसी बात को, एमएसपी हटाया नहीं गया, मंडी खत्म नहीं की जा रही है, आपको मंडी में बेचना, मंडी में बेचिए, मंडी के बाहर बेचना, मंडी के बाहर बेचिए, आपको तमिलनाडु में बेचना, अगरतला में, जहां चाहे बेचिए। और खाली किसान हरियाणा और पंजाब में नहीं है, किसान पूरे देश में, कहीं किसान का आंदोलन नहीं है, ये सिर्फ हरियाणा और पंजाब में, जहां पे की पार्टियों, जहां पंजाब में शरद जी मेरा जी उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए समस्या डेवलप हो रही, पूर्वांचल में यही समस्या नहीं है, किसान पूर्वांचल का बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है जी। ये लेकिन आज भी राकेश टिकैत का शरद जी बयान आया है और आज भी उन्होंने यही कहा है कि देखिए अगर बिना शर्त बातचीत करने के लिए तैयार होगी सरकार तो हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, और हमारी तो साफ और स्पष्ट पहले दिन से एक ही मांग है कि वापस होने चाहिए, ये कानून हमें बर्दाश्त नहीं है। अब इसमें देखिए बातचीत आगे क्या होती है वो देखने वाली बात, लेकिन आज हम जिस मसले को लेकर के मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या ये पूरा का पूरा जो मंत्रिमंडल विस्तार है उत्तर प्रदेश का वो मोदी फॉर्मूले पर हो रहा है? क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा जब 8 जुलाई 2021 को मोदी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, यही पूरी तरह से हमें देखने को मिला, यही फॉर्मूला। देखिए हर पार्टी का जो लक्ष्य है, ध्येय है जनता की सेवा, जहां जब जो फैसला देश हित में, राज्य हित में, राष्ट्र हित में होगा वो लिया जाएगा। आज क्यों लिया गया, पहले क्यों नहीं लिया गया? तो जब हम राजनीतिक दल हैं, हमारा काम है जनता को, जो जनता की आवाज है उसको सुनना और उस पर अमल करना, वही हम अमल कर रहे हैं। केंद्र में भी आपने देखा कि हर जाति, हर समस्या, हर क्षेत्र का, अब केंद्र को तो हर राज्य से भी देखना पड़ता है, तो हर राज्य का कोई ना कोई नुमाइंदा आपके लेकिन शरद जी समय राजनीति में फैसला, राजनीति में कोई भी फैसला उसमें समय का बड़ा योगदान होता है, तो आपको लग रहा है कि ये सही समय पर लिया गया फैसला है? चलिए मैं आता हूं वापस आपके पास, कुछ कहना चाह रहे हैं आप विवेक जी? जी
आप पर यह आरोप है विवेक जी, आप भले ही कह दें कि बीजेपी जाति की राजनीति कर रही है, कौन अभी राजनीतिक दल है मौजूदा समय में जो जाति की राजनीति नहीं कर रहा है? आप पर यह आरोप और भारतीय जनता पार्टी ने लगाती भी रही है कि आपके शासन में एक जाति विशेष को लेकर के लगातार आरोप लगते रहे। उन्होंने आंकड़े भी गिनाए कि पुलिस की भर्तियों में किस तरीके से एक जाति के लोग भर लिए गए। क्यों जो आखिरी समय था चुनाव का उसमें एक दिन में 20-20 शिलान्यास किए गए? विवेक जी देखिए जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, समाजवादी पार्टी ना तो नाले से गैस निकालती है, ना बादल के पीछे जहाज को छुपा देती है, और ना ही बत्तख से ऑक्सीजन निकालती है। ये सब काम भारतीय जनता पार्टी करती है और जनता को बताती है। देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है, शरद जी हमारे बहुत अच्छे और प्रवक्ता लग रहे हैं, शायद पहली बार बैठा हूं उनके साथ। वो स्मार्ट सिटी तो नहीं बना पाए हेमंत जी, लेकिन झूठ बहुत स्मार्टली बोलते। अभी किसानों की बात हुई, किसान आज आंदोलन में है, आज भी कर रहा है, सड़क और ट्रेन जाम की। अब इन्होंने कहा कि किसान फ्री है, चाहे वो गोवा में अपना सामान बेचे और चाहे अगरतला में बेचे। तो जो, और ये भी बात सच्चाई है कि 86% किसान ऐसे हैं पूरे हिंदुस्तान में जिनके पास 2 एकड़ या उससे कम जमीन। मैं भी उसी श्रेणी में आता हूं। तो अगर 2 एकड़ मेरी जमीन है, उस पर क्या पैदावार होगी? पहले मैं उसको ट्रैक्टर पे ला दूंगा और गोवा लेके जाऊंगा, वहां बेचूंगा, या नॉर्थ ईस्ट में अगर तला लेके जाऊंगा वहां बेचूंगा। इसको शरद जी कृपया स्पष्ट कर दें। दूसरी बात, अभी ब्राह्मणों की बात हो, जतिन प्रसाद साहब की बात हो रही, तो जतिन प्रसाद साहब वो आदमी है जिन्होंने विवेक तिवारी हो, चाहे कमलेश तिवारी हो, चाहे इंद्रकांत त्रिपाठी जो व्यापारी था उसकी हत्या हो, आपका आईपीएस पाटीदार उसकी हत्या करा के शरद जी भाग गया। आज तक वो आईपीएस पता नहीं चला कहां है। कुछ आपको खबर है तो हमको भी बता दीजिए। एक ब्राह्मण की हत्या करके व्यापारी की वो भाग गया उत्तर प्रदेश से, आज तक आप लोग उसको ढूंढ नहीं पाए। प्रतापगढ़ हो, चाहे प्रयागराज हो, बाराबंकी हो, आप ही के जो मंत्री हैं जतिन प्रसाद, उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश के 75 जिले ब्राह्मणों के खून से लाल हैं। इनको आपने मंत्री बनाया है, विवेक जी, स्वार्थ है। विवेक जी, बेहतर होता है अगर आपको मंत्री बना देते, हम खुश हो जाते। आप भी ब्राह्मण, आप लोग ने सिर्फ लोगों को झूठ बोला है। नौकरियों की बात की, नौकरियों के लिए तो आप कह रहे थे हम 70 लाख नौकरी उत्तर प्रदेश में देंगे। कहां है वो 70 लाख नौकरी? अभी तक तो समझ में नहीं आई। महंगाई पे आपने अंकुश लगाने के लिए कहा था, बिल्कुल अंकुश लगा देंगे। आज महंगाई कहां है आपको दिखाई दे रही है? चाहे डीजल और पेट्रोल देख लीजिए। अच्छा, क्या वजह है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने सबसे ज्यादा नोटिस आपकी सरकार को दिए? सुप्रीम कोर्ट और माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है और कोरोना काल में। ठीक है विवेक जी, मैं इसका जवाब ले लूं, मैं शरद जी से जवाब ले लूंगा इसका। विवेक जी, इस तरह से तो आपकी सरकार मैं माफी चाहता हूं विवेक जी। और आप कहते हैं हमारी सरकार दलित उत्पीड़न सबसे, आपको सस्टेनेबल रिपोर्ट पढ़नी चाहिए जो केंद्र सरकार ने दी है उत्तर प्रदेश। शरद जी जवाब दे रहे हैं इसका। सबसे ज्यादा बेरोजगार उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा कुपोषण उत्तर प्रदेश में, अकेले रोजगार उत्तर प्रदेश में टहल रहे हैं। इन्फेंट मोर्टालिटी उत्तर प्रदेश में, मैटरनिटी रेट सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, पर कैपिटा इनकम सबसे कम उत्तर प्रदेश में, सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में। आप लोग क्या बात कर रहे हैं? और जो हमारे दिलीप बाबू विवेक साइलेज जी, मैं माफी चाहता हूं, इतना समय नहीं है अभी मेरे पास, सबका कमेंट लेना है। विवेक साइलेज जी, विवेक जी, प्रदेश को हम गड्ढा मुक्त करेंगे। ठीक है विवेक जी, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। विवेक जी, पटी पड़ी है राजधानी। विवेक जी, बात हो गई आपकी कंप्लीट। एक मिनट विवेक जी, प्रधानमंत्री मोदी जी के क्षेत्र में, वाराणसी में, बनारस में गड्ढे में एक ई रिक्शा गिर गया और एक हाथ से एक 4 महीने का बालक एक मां के हाथ में था, वो गड्ढे में गिर के गंभीर रूप से घायल हो गया। जी चलिए, विवेक जी हो गया। जल्दी से सुनील आर्कवंशी जी जल्दी से कमेंट। जब आप जाति की बात करते हैं, यह कहा जाता है कि वो पार्टी जिसके नेता जाति के आधार पर ही नेता बने, वो पार्टी दूसरों पर आरोप लगाती है कि जाति की राजनीति करते हैं। नहीं, देखिए हमारे यहाँ जाति की कोई राजनीति नहीं है। जाति की राजनीति सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती। आज भारतीय जनता पार्टी को जब 3 महीने आचार संहिता लागू होने के लिए बचे हैं, तब वो मंत्री बनाकर जातियों की लाती, सबका साथ सबका विकास की बात करती है, मगर सबका साथ सबका लेकर ही अपना विकास करने की बात करती है। इनके लोगों के पास आवास नहीं गांव में अभी मिले हैं।
रही बात बिजली को लेकर, बिजली पूरी ठीक है। तरीके से गांव में जाने का काम करे, शहरों में बैठकर देखने का काम करते कि शहर में बिजली आ रही, गांव में जाकर देखे। जी। मगर हाँ, इनका विकास हुआ, इनका भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय हर जिले में बन गया और 4-4 मंजिल का। ठीक, आप कह रहे हैं इनका विकास हुआ है, लोगों का विकास नहीं हुआ और लोगों को विकास करने पे फोकस होना चाहिए। जी, शरद जी से जवाब लेता हूं मैं आपके बात का, शरद जी से जवाब लेता हूं, लेकिन आतिफ साहब आप जल्दी से एक कमेंट आपका, उसके बाद शरद जी से जवाब लूंगा सबका। शरद जी जी, शरद जी अभी पूछ रहे थे कि दिल्ली में 200 यूनिट क्यों और उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट क्यों। मैं इनको बता दूं, शायद इनकी जानकारी में नहीं होगा, दिल्ली का बजट 50 से 60 हजार करोड़ का है, उत्तर प्रदेश का बजट 11% ज्यादा है, 5.5 लाख करोड़ का है। बजट ज्यादा है, ज्यादा। तो ये भी आरोप लगा रहे थे आतिफ साहब की दिल्ली की सड़कें आज तक के इतिहास में अभी इतनी, आपके राज में इतनी खराब है जितनी कभी नहीं हुई। आके देखिए शरद जी, हम यूपी का सर्वे करते हैं साथ में, ये दिल्ली का करें, एक टीम गठन कर लेते हैं, आप हमारे साथ जो है मीडिया के जज बन जाइए, आप फैसला कर लीजिएगा कि दिल्ली की सड़कें ज्यादा अच्छी हैं, उत्तर प्रदेश की सड़कें ज्यादा अच्छी हैं। अभी चुनौती दे रहा हूँ, अभी इसको स्वीकार कर लेंगे। को खुद गाड़ी से घुमाने ले चलूंगा, हम सब लोग घूमने चलेंगे, हम मीडिया के साथ लेके चलते हैं, यूपी भी चलते हैं, दिल्ली भी चलते हैं, पहले लखनऊ देख लेते हैं। इसके लिए आपको मुझे साथ में लेकर के जाना होगा कि सड़कें कहाँ की ज्यादा अच्छी है। लेकिन शरद जी जल्दी से जवाब दीजिए, जो आप पर सबने जो आरोप लगाए हैं, उसके बाद में आखिरी कमेंट दिलीप जी से जल्दी से। सर अब समय नहीं, मैं माफी चाहता हूँ समाजवादी पार्टी से। देखिए सब अच्छी बातें कर रहे हैं, सब अपना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, बहुत अच्छी बात होगी कि ये भी बता दें योगी आदित्यनाथ जी और अखिलेश यादव जी कहां से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, वो बाद में आएंगे। शरद त्रिवेदी जी जल्दी से जवाब दीजिए, जो समाजवादी पार्टी ने आप पर आरोप लगाए हैं और सुनील आर्कवंशी ने आरोप लगाए और साथ ही साथ इनका भी जवाब दीजिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी आरोप है। देखिए, समाजवादी पार्टी ने दलितों का भी बहुत सम्मान किया। बहन जी के साथ जो गेस्ट हाउस कांड हुआ वो सबको मालूम है। और मैं बता दूं कि ब्राह्मणों के साथ जो है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इटावा में वाजपेयी परिवार को जूतों की माला पहना के ये हालत उनकी करी गई कि पूरा का पूरा परिवार वहां से पलायन कर गया। तो कौन किसका कितना सम्मान कर रहा है हमारी, और आज हमारे मित्र कह दें कि जो है अगला जो इनका मुख्यमंत्री है वो इनके जो राजनीति, लेकिन उन्होंने आरोप आप पर ये लगाया है कि ना महंगाई कम हुई है, ना ही रोजगार दिया गया है और उत्तर प्रदेश की हालत खराब है। लेकिन मुख्यमंत्री एक ही परिवार से बनेगा, दलितों का अपमान करेंगी, ठीक है, सम्मान करेंगी। ठीक है, एक आखिरी कमेंट है दिलीप जी, एक आखिरी कमेंट जल्दी से, मैं चाहता हूं बिल्कुल संक्षेप में आप पूरा समराइज कर दें। शरद जी मैं माफी चाहता हूं। वाला अध्यक्ष बन सकता है और एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है और एक छोटे से कानपुर के गांव से निकलने वाला आज भारत के सबसे बड़े पद पे बैठा हुआ है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है, किसी पार्टी में ये काबिलियत नहीं है कि काबिलियत के तौर पे हम उसको उसका पद दे सकें। ठीक है, हर व्यक्ति, हर समाज। ठीक है दिलीप जी आखिरी कमेंट, दिलीप जी आखिरी कमेंट। विवेक जी आप, माफी चाहता हूं, आपकी कमेंट का वक्त नहीं, मैंने ले लिया था पहले। एक आखिरी कमेंट दिलीप जी, बिल्कुल समराइज करते हुए, बिल्कुल संक्षेप में, सबकी बात आपने सुन ली। दिलीप जी मुझसे कहा आपने? हाँ आपसे एक आखिरी कमेंट बिल्कुल संक्षेप में। देखिए हेमंत जी, ऐसा है कि हर पार्टी का प्रवक्ता यहाँ पर बैठा है, अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहा है और अपनी पार्टी के बारे में वो कसीदे पढ़ रहा है, लेकिन कमोवेश जो चीजें हैं वो सारी पार्टियों में एक ही जैसी हैं। हर पार्टी जातिगत राजनीति करती है, हर पार्टी स्वयं हित केंद्रित राजनीति करती है और उसका जो ठीकरा है वो जनता के सर पे फोड़ देती है। मैं सारी पार्टियों से सवाल करता हूं कि सारी पार्टियां ये बताएं कि जनता के टैक्सेस को लेकर के उनको रिटर्न देने का क्या प्रावधान है। देश की इकोनॉमी को या प्रदेश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए आप मत जवाब दीजिए, क्योंकि आप अभी बहुत छोटे से राज्य में हैं, आप देश की बात अभी कर भी नहीं सकते हैं। मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से कह रहा हूं, आपको मैं जवाब आतिफ साहब के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है जब भी आप ये सवाल पूछते हैं। आतिफ साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, लेकिन सब पार्टियों को ये आत्म मंथन की जरूरत है कि हम एक दूसरे पर ये आरोप कब तक आके लगाते रहेंगे कि कौन जाति की राजनीति कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। ये सब जानती है जनता है, ये सब जानती है और चुनाव में इसका जवाब भी मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, माफी इस बात को लेकर के कि समय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के योगी सरकार की जो पहल है और ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि सबका साथ सबका विकास के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन 2022 की परीक्षा में आखिरकार क्या होगा